दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में मदद करें। शादी विवाह जैसे भीड़ भाड़ जुटने वाले कार्यक्रम कुछ समय के लिए टाल दें, यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा। यह सीएम की इस अपील के बाद बिहार वासियों ने ऐसे कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर इस अपील का कोई भी असर नहीं है। यह गाँव में ज्यादातर बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या यह बताती है कि बिहार सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए विभिन्न तरह का आयोजन मसलन शादी समारोह कोरोना फैलने का कारण बन रहा है, जिसका ताजा उदाहरण है जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के इलाके का दिग्गी गांव, जहां जांच के बाद रविवार को आई रिपोर्ट में एक साथ एक परिवार के 22 लोग संक्रमित हो गए हैं। इनमें से एक संक्रमित शख्स की मौत भी हो चुकी है। इलाज के दौरान पटना में उसकी मौत हो चुकी है। अगर आप भी बिहार के हैं और आने वाले दिनों में आपके घर में शादी समारोह का आयोजन होने वाला है तो फिर इसे टाल दीजिए, ये आपके हितों में होगा। अगर आप कहीं और जाते हैं शादी समारोह में तो भी रुक जाइए, न तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण की हालात में सुधार की खबरों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महामारी से पीड़ित लोगों की मदद करवाना चाहते हैं। इसके लिए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए कोरोना मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों में मदद की पेशकश की है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी लाने के लिए सीएम नीतीश कुमार से विशेष अनुमति मांगी है। इसके तहत तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे कोविड केयर सेंटर पर जाकर कोरोना मरीज और फिर उनके परिजनों को राहत पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे 2 पन्नों के अपने पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सभी विधायकों सहित मुझे भी प्रदेश के किसी भी अस्पताल, पीएचसी, कोविड केयर सेंटर के लिए अंदर जाकर मरीजों और फिर उनके परिजनों से मिलने और फिर राहत पहुंचाने की इजाजत दी जाए। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भी दिया है कि वे कोविड केयर सेंटर और सामुदायिक किचन भी शुरू करना चाहते हैं। इन कार्यों के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इजाजत मांगी है। दोस्तों अरब सागर में आए तूफान टाक्टे का बिहार पर मंगलवार को असर दिखा। दिन में हल्की धूप के बाद दोपहर के बाद आसमान में बादल छा गए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। पटना में हल्की बारिश हुई। इसी के साथ ही दोपहर में शाम का नजारा हो गया। राजधानी के साथ बिहार के अन्य जिलों में भी टाक्टे का प्रभाव दिखा। कई स्थानों पर बारिश के साथ ही धूप पर बादलों ने डेरा जमा लिया। हालांकि तेज हवा नहीं चली, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि कमजोर होने के बाद टाक्टे बिहार की ओर आ सकता है, और हुआ भी यही। धूप में कमी और हल्की बारिश से राजधानी पटना में मौसम में राहत महसूस की गई। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण से मौतों को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। बिहार में महाजंगल राज का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे जालसाज मौत को भी छुपा रहे हैं। इस संबंध में किए गए अपने ट्वीट में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव और पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के विरोधाभासी बयानों का हवाला दिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में बिहार के महाजंगल राज की कहानी बताने की बात करते हुए लिखा है कि सत्ता में बैठे जालसाज मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। आपको बता दें कि बक्सर में हुई कोरोना से मौतों को लेकर जब पटना हाईकोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने 6 बताया, तो आयुक्त ने 789 का आंकड़ा दिया। यह साफ आसमान जमीन का फर्क। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है, यह सवालिया निशान है। दोस्तों सीबीएसई अब 10वीं कक्षा का रिजल्ट 20 जून को जारी करेगा। बदले शेड्यूल के तहत अब नतीजे जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकेंगी। सीबीएसई ने मंगलवार को नोटिस जारी करके 10वीं के छात्रों के मार्क्स सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी, लॉकडाउन, स्कूल के शिक्षकों और फिर अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए तारीखें आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में भारत में कई लोगों की मौत, फेफड़ों में
फैले संक्रमण से हो रही है। कोरोना का संक्रमण बुरी तरीके से मानव फेफड़े को जकड़ लेता है, जिसके बाद मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यह डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का नया म्यूटेंट काफी खतरनाक है। इसका संक्रमण सबसे पहले गले में शुरू होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है तो फिर संक्रमण गले से सीधे फेफड़े में पहुंच जाता है। यह कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 5 से 6 दिनों के बाद फेफड़े में यह इन्फेक्शन दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आप सबके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके फेफड़े कितने स्वस्थ और मजबूत हैं। आमतौर पर तो फेफड़ों की स्थिति जानने के लिए एक्सरे कराना होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे आप आसान तरीके से कैसे अपने फेफड़े का टेस्ट कर सकते हैं। जी हां, अभी कर सकते हैं। जी हां, देश के टॉप हॉस्पिटलों में एक जायडस अस्पताल ने हाल ही में एक टेस्टिंग वीडियो शेयर किया है। यह एनिमेटेड वीडियो के जरिए अस्पताल में फेफड़े को टेस्ट करने का आसान तरीका बताया है। जैड अस्पताल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करके जैड अस्पताल ने लिखा है कि आपके फेफड़े की क्षमता का टेस्ट करने के लिए फास्ट और आसान तरीका यह है। जैड अस्पताल द्वारा शेयर किए गए वीडियो में 0 से 10 तक नंबर दिए गए हैं, जिसमें 2 नंबर को नॉर्मल लंग्स कहा गया है, 5 नंबर को स्ट्रॉन्ग लंग्स कहा गया है, वहीं 10 नंबर को सुपर लंग्स कहा गया है। अब आपको करना यह है कि वीडियो को प्ले कीजिए, यानी कि वीडियो को चालू कीजिए और अपनी सांस को रोक कर रखें और घूमती हुई लाल गेंद को देखें। लाल गेंद कितनी बार घूमती है आपको उसी हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। अब आपको करना यह है कि वीडियो को प्ले कर दें, यानी कि वीडियो को चालू कर दें और अपनी सांस को रोक कर रखें और घूमती हुई लाल गेंद को देखें। लाल गेंद जितनी बार घूमती है आपको उसी हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। यानी कि जब आप सांस रोक कर रखें, वीडियो को प्ले कर दें और जब आपकी सांस छूट जाए तो फिर आपको कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। आप जितनी देर तक सांसों को रोक पाएंगे आपका फेफड़ा उतना मजबूत है। जी हां, आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं। साथ ही आपको नोट में यह भी बता दूं कि जैड अस्पताल द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो सिर्फ फेफड़ों को जांचने का तरीका है, लेकिन अगर आपको कभी भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो फिर आपको फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना महामारी में आम से लेकर खास कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जी सरकार ने बड़े पैमाने पर शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण अभियान चला रखा है, लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सड़क किनारे, मंदिर और मस्जिद के बाहर, स्टेशन या फिर फुटपाथ पर जीवन बसर करता है। यह बोलचाल की भाषा में इन्हें भिखारी कहते हैं। जी अभी तक इन लोगों को ना तो सरकार और न ही स्वयं सेवी संगठन ने टीका दिलाने की कोई पहल की है। जी 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 3,72,000 भिखारी हैं। वहीं बिहार में 29,723 भिखारी हैं। अगर 2021 की बात करें तो भिखारियों की संख्या 39,000 से अधिक होगी। यह पटना जंक्शन गोलंबर के पास बैठे वीरेंद्र और फिर राधा ने बताया कि उन्हें कोरोना टीका के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जी हाँ, ये जो नाम लिया गया है ये दोनों भिखारी है। दोस्तों, अगर आप बैंक जाते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी क्योंकि बैंक शाखाएं कहीं बिहार में नए कोरोना हॉटस्पॉट ना बन जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जी हाँ, वहां गार्ड तक की व्यवस्था नहीं है। तमाम लोग बिना मास्क के भी वहां पहुंच रहे हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आने के बाद यह भीड़ और बढ़ गई है। जिनके खाते में पैसा नहीं आया है वो भी जानकारी लेने बैंक पहुंच रहे हैं। जी बैंकों में बढ़ती भीड़ के कारण वहां का स्टाफ भी भयभीत है। जी कोरोना काल में बैंक कर्मी भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। यह बिहार में तकरीबन 57,000 बैंक कर्मी हैं। इनमें से अभी तक 1200 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं। यह 38 की कोरोना से जान चली गई है। अब बैंक कर्मी शाखाओं में सुरक्षा प्रबंधन करने और फिर केरल की तर्ज पर कोरोना काल में सप्ताह में 3 दिन बैंकिंग सेवा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना के संक्रमण के नियंत्रण में आने का दावा सरकार भले ही कर रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की जो तस्वीर सामने आ रही है वह हिला देने वाली है। जी हां, बिहार के नालंदा के अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। पिछले साल ही कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक करके ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद भी नालंदा जिले में कई ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं। कहीं मकान गिर गया है तो कहीं भूसे के ढेर के बीच स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाया जा रहा है। यह तस्वीर बिहार शरीफ जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर कौड़ई पंचायत स्थित महानंदपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र है। जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में कई कमरे हैं पर सभी रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हालात में है। इस भवन में ना तो दरवाजा है और न ही खिड़की। इसके अलावा गंदगी का अंबार, तो एक कमरे में पुआल और भूसा का ढेर रखा हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि देखरेख के अभाव में यह स्वास्थ्य उपकेंद्र
केंद्र जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। यहाँ ना तो कोई डॉक्टर आते हैं और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी, जिसके कारण इस पंचायत के करीब दर्जनों गांव के करीब 5000 की आबादी वाले इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जिन ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार डीएम, डीएसडीओ, मंत्री, विधायक समेत कई लोगों से लिखित शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जी नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि पहले से ही इस स्थल को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील करने की योजना थी, जिसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। नालंदा जिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। जी अगर यहाँ के स्वास्थ्य उपकेंद्र का जब यह हाल है, तो दूसरे जिलों के अस्पतालों की हालात क्या होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जी इसी तरीके से अस्पताल की बदहाली की एक तस्वीर भागलपुर जिले से सामने आई है। जमीन पर बैठे जख्मी दो मरीज, दोनों मरीज के हाथों में लगा स्लाइन, ये दोनों ग्लूकोज की बोतल हाथ में पकड़े हुए बैठे हैं। ये तस्वीर दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के आपातकालीन सेवा के पास की है। ये दोनों मरीज को डॉक्टर की सलाह पर स्वास्थ्य कर्मी ने स्लाइन को लगा दिया और ग्लूकोज की बोतल उनके दो परिजनों के हाथों में थमाकर अपने कर्तव्य का पालन करके उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। सरकारी दावों के बीच अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता है कि इलाज कराने पहुंचे मरीज डॉक्टर के सहारे हैं या फिर ऊपर वाले के भरोसे हैं। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। यह दरअसल नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1716 करोड़ रुपए स्वीकृति की गई है। जी हां, बिहार के नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह से वेतन नहीं मिला था, जबकि अस्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है। जी हां, एरियर की रकम भी 1.5 से 2 लाख के बीच हो गई है। दूसरी तरफ उन्हें कोरोना काल में 33% हाजिरी भी बनानी पड़ रही है। जी हां, इसको लेकर नियोजित शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। शिक्षकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने से शिक्षक भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। जी हां, बिहार के लाखों शिक्षकों का वेतन 3 माह से अधिक समय से लंबित है। ये शिक्षक कोरोना काल में भी कार्य में प्रतिनियुक्त है और अपने काम का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं। जी हां, कोरोना की भयावहता और फिर रमजान का दबाव शिक्षकों के परिवार वालों के सामने आर्थिक संकट पैदा कर रहा है, जबकि वेतन 3 महीने से नहीं मिला है। दोस्तों कोरोना काल में लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामला बिहार के गोपालगंज जिले के कटैया थाना के रुद्रपुर गांव का है, जहां एक युवक की शादी के 15 दिनों बाद कोरोना की चपेट में आकर मौत हो गई। यह युवक हाई स्कूल में टीचर था। नवविवाहिता दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसका सुहाग उजड़ गया। यह इस घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि कटैया थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गाँव निवासी दुर्गेश पांडे की शादी पिछले 28 अप्रैल को पश्चिमी चंपारण के बगा थाना के बनकटवा गांव में प्रियंका मिश्रा के साथ हुई थी। जी मगर कोरोना संक्रमित होने के कारण दुर्गेश की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को दुल्हन को लेकर लौटने के बाद से ही दुर्गेश की तबीयत खराब थी। जी स्थानीय स्तर पर उसका इलाज कराया जा रहा था। हालांकि हालात में सुधार न होता देखकर परिजनों ने 5 मई को उसे गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 15 मई को उसकी मौत हो गई। जी और नवविवाहिता दुल्हन की हाथों की मेहंदी मुझर गई। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर से देश में कोहराम मचा हुआ है। एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना अब गांव में पैर पसार चुका है। शहरी इलाकों में इस महामारी ने लाशों का अंबार लगा दिया। अब यह खतरनाक संक्रमण ग्रामीण क्षेत्र में तबाही मचाने को आमादा है। जी हां, ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है, लेकिन राज्य सरकारें सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, बिहार के गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात काफी खराब है। आलम यह है कि मरीजों के इलाज की करोड़ों रुपए खर्च करके बने स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरा हुआ है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर के बीच नीतीश सरकार किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से 22 जिलों के कम्युनिटी किचन सेंटर का वर्चुअल टूर किया और लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, बांका, नवादा, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर जिले के अधिकारियों ने कम्युनिटी किचन सेंटर की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जी हां, इस दौरान जिले में कोरोना के एक्टिव केस, कम्युनिटी किचन सेंटरों का संख्या, सेंटर पर भोजन कराने वालों की संख्या, रसोइया, भोजन के मेन्यू की सामग्री आदि की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी ली।
दोस्तों बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन को सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है, लेकिन कई बार सख्ती कराने का खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां लॉकडाउन का पालन करा रहे ट्रैफिक एसआई की सोमवार की शाम लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। यह घटना सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के ट्रैफिक चेक पोस्ट के पास बताई जा रही है। दोस्तों बिहार में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में सप्लाई की बाधा सामने आने लगी है। यह टीकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के लिए 18 से 45 साल के लोगों को अपनी बारी के लिए पहले से ही लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब स्थिति यह है कि कई जिलों में वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म होने के कारण टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति बक्सर और शेखपुरा समेत कई जिलों में आने की सूचना है। और तो और पटना जिले में भी एक दिन के लिए टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ा था। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए अलग तर्क दिया था। दोस्तों पूर्णिया में जीविका दीदी लगातार अस्पताल में कोरोना मरीजों और फिर उनके परिजनों को खाना खिलाकर उनकी सेवा में जुटी हुई है। जी हां, पूर्णिया सदर अस्पताल में दीदी की रसोई नाम से कम्युनिटी किचन चला रही ये जीविका दीदी अपने हाथों से स्वादिष्ट और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली भोजन बनाकर उसको पैक करती है। जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों तक फूड पैकेट पहुंचाती है। जी हां, एक जीविका दीदी ने मीडिया को बताया कि पहले उन लोगों को डर लगता था, लेकिन अब सेवा करने में आनंद आता है। वे लोग प्रतिदिन 3 टाइम कोरोना के मरीज, उनके परिजनों और फिर अस्पताल में भर्ती अन्य सभी मरीजों को खाना नाश्ता का पैकेट पहुंचाती है। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन में सबसे अधिक समस्या भोजन की है। ऐसे में कोई भी मरीज और उनके परिजन भूखे ना सोए, इसके लिए पूर्णिया सदर अस्पताल में जीविका दीदियों के द्वारा पहले से ही कम्युनिटी किचन चलाई जा रही है। ये जीविका दीदी कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों को भी स्वादिष्ट खाना पहुंचा रही है। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में भी भर्ती कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों कोरोना लॉकडाउन के चलते ट्रेनों में यात्रियों की कमी दिखाई पड़ रही है। इस बीच चक्रवात ताउते के चलते कई राज्यों में ट्रेन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। इसको देखते हुए पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कुल 54 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। जी हां, जिन ट्रेनों को कोविड से जुड़े कारणों के चलते रद्द किया गया है वह 19 मई से अनिश्चित काल के लिए रोकी गई है, जबकि चक्रवात के चलते रद्द हुई ट्रेन फिलहाल सोमवार से लेकर 21 मई तक स्थगित रहेगी। यदि इस दौरान आपने कहीं भी यात्रा की तैयारी कर रखी है तो फिर आप कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लीजिए और उसी के मुताबिक अपनी यात्रा को फिर से निर्धारित कीजिए। दोस्तों बिहार की जेलों में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं बिहार के गोपालगंज जिले की चनावे जेल में बंद 86 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी के अनुसार इन सभी कैदियों की रिपोर्ट सोमवार को सामने आई है। इसके तुरंत बाद कारा प्रशासन और जेल में बंद अन्य कैदियों के बीच हरकत मच गया। यह दूसरी ओर तुरंत सभी संक्रमित कैदियों को आइसोलेट वार्ड में रखकर उसका उपचार शुरू कर दिया गया। दोस्तों कोरोना संकट के इस दौर में बिहार के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी ई-लॉट्स ऐप से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पोर्टल और ऐप ई-लॉट्स को बीते दिनों लॉन्च किया था। जी हां, और इस पर ऑनलाइन किताबों के साथ ही पाठ के संबद्ध वीडियो सामग्री उपलब्ध है। अभिभावक अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यह शिक्षक इस ऐप की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। आने वाले समय में इस पर शिक्षा विभाग की ओर से से सभी प्रकार के ट्रेनिंग मॉड्यूल और अध्ययन सामग्री को अपलोड किया जाएगा। दोस्तों नदी किनारे की जमीन बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम प्रदेश के किसानों के लिए कभी फायदे ही नहीं रही है। जी हां, बाढ़ में नदी अपनी चपेट में ले लेती है, बाढ़ से फसलें तबाह हो जाती है। वही बलुई मिट्टी की वजह से उस जमीन पर अच्छी फसल भी नहीं लग पाती है। यह नतीजा किसान निराश होकर वैसे ही फसल लगाते हैं जो जल्दी में उग जाए और या फिर कुछ हो जाए। ऐसी धारणा से हजारों किसान आज भी पारंपरिक तरीके की खेती करने को मजबूर है। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर के बदौल गांव में रहने वाले एक 40 साल के लाल बाबू सहनी ने अपनी मेहनत से इन सारी धारणाओं को बदल दिया है। नदी के पेट की जमीन पर कीकर, शीशम और घास ही हमेशा उगते थे। जी हां, अब वहां उन्होंने सब्जियों की खेती करके 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। जी हां, लाल बाबू बताते हैं कि अपने गांव से कुछ ही दूर पर बूढ़ी गंडक नदी है। यह नदी के पेट की जमीन को पहले साफ किया। पहले तो तरबूज और खरबूज की खेती की, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जी हां, अब उसमें परिवर्तन करके 1
एक ही खेत में कई तरह की सब्जियां लगाने शुरू कर दिया। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि सब्जियों में समय पर पानी देना, क्योंकि नदी तो है जिसमें सालों भर पानी रहता है, लेकिन इसके पानी से पटवन काफी महंगा पड़ जाता है। जब दूसरी परेशानी यह है कि इस मिट्टी में हर एक चौथे दिन या फिर 5वें दिन पानी से सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन लाल बाबू इससे हर साल 10 से 15 लाख रुपए की कमाई कर लेता है। जी हाँ, सोलर बोट माउंट इरिगेशन सिस्टम का उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। डीजल में लगने वाले पैसों की बचत हुई है। दोस्तों, देश में जारी कोरोना संकट के बीच इलाज के दौरान संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। जी आईसीएमआर और एम्स ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। जी आपको बता दूं कि पिछले साल से ही प्लाज्मा थेरेपी मरीजों को दी जा रही थी। जी अप्रैल महीने में शुरू हुई दूसरी लहर के दौरान इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट लगातार प्लाज्मा थेरेपी के असरदार नहीं होने की बात कहते आ रहे थे। जी आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को प्रबंधक दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। दोस्तों, कोरोना महामारी से दूसरी लहर ने विकराल रूप से देश को अपने कब्जे में कर रखा है। जी हां, रोजाना 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है ताकि कोरोना के फैलते इस प्रभाव को कम किया जा सके। जी हां, घर में रहने के दौरान आप अपने बैंकिंग से जुड़े कामों को ऑनलाइन निपटा रहे होंगे। किसी को पैसे भेजने या फिर मंगवाने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी हां, ऐसे में जो हम आपको अभी जानकारी देने जा रहे हैं, यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सुविधा कुछ घंटों के लिए बाधित की जानकारी दी है। 23 मई को आपको ऑनलाइन मनी भेजने में असुविधा हो सकती है, जिसकी जानकारी आरबीआई ने पहले से ही साझा कर दी है। जी हां, कोरोना संकट के दौरान घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे तो आपके लिए जरूरी जानकारी आरबीआई ने साझा की है। आरबीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसके मुताबिक 23 मई को लोगों को एनईएफटी फंड ट्रांसफर में परेशानी हो सकती है। यह सर्विस कुछ घंटों के लिए बंद रहेगी। आरबीआई ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि 23 मई को कुछ घंटों के लिए एनईएफटी सर्विस काम नहीं करेगी। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को समय से पहले ही अपने काम को निपटा लेने का सुझाव दिया है। आरबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक एनईएफटी के जरिए पेमेंट सिस्टम 23 मई को 14 घंटे के लिए यह सेवा बाधित रहेगी। दोस्तों, देश में कल कोरोना टीका की 14,79,592 खुराक लगाई गई है, जिसके साथ ही अब टीका लगवाने वालों की संख्या हो गई है 18,44,00,000। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कल 18 से 44 साल के आयु वर्ग के 66,33,029 लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक लगाई गई और इस तरीके से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ग के 59,32,704 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। दोस्तों, बिहार में भले ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन बिहार वासियों के लिए ब्लैक फंगस एक नई मुसीबत के रूप में उभरा है। इन दिनों रोज ब्लैक फंगस के नए मरीजों की पहचान की जा रही है। हालात यह है कि पटना के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके 4 दर्जन से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। जी हां, पटना में लगातार ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोमाइकोसिस के मरीजों की पहचान की जा रही है। जी हां, ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जानकारी मिली है कि राजधानी पटना के विभिन्न बड़े अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीज को भर्ती कराया गया है। यह डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के साथ साथ डायबिटीज के मरीज के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। यह राजधानी पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स के साथ निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस से पीड़ित 50 से ज्यादा मरीजों को भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि आईजीआईएमएस में 20, एम्स में लगभग 16 और पीएमसीएच में 7 मरीजों के अलावा रूबन पारस और बिग हॉस्पिटल में भी इस बीमारी से संक्रमित कई मरीज भर्ती हैं। दोस्तों, अपने संसदीय क्षेत्र सारण के कार्यालय परिसर में खड़ी एम्बुलेंस विवाद को लेकर पहली बार सांसद राजीव प्रताप रूडी दिल्ली में प्रेस के सामने आए हैं। जी हां, उन्होंने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लक्ष्य बनाते हुए इशारों में कहा है कि मैं नहीं चाह रहा था कि सामने आऊं, लेकिन आपने सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप आरोप और लाछांग लगाकर ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार अपनी बात रखने के लिए मुझे प्रेस को बुलाना भी पड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव प्रताप रूडी ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की वर्षों पुरानी आपराधिक कुंडली खोल दी है। उन्होंने कहा कि यूपी के गाजीपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा आदि मिलाकर पप्पू यादव पर 30 मामलों में 70
70 से अधिक गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने चुनाव जीतने में भी सही तथ्यों को एफिडेविट से छुपाया, जहां उन्होंने कहा है कि इन धाराओं में कोई ऐसा संगीन जुर्म नहीं है जो कि दर्ज ना हो। यह समर्थकों से सवाल किया है कि आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? मंदिर में अपराधी बैठ जाए तो फिर क्या वह संत हो जाएगा? मैं राजनीतिक जीवन में कभी भी अपराधी नहीं रहा। मैं भाजपा नेता की नहीं बल्कि राजीव प्रताप रूडी की हैसियत से आज प्रेस के सामने आया हूं। उन्होंने कहा है कि आपने किसी को नहीं छोड़ा सरकार में। सरकार के बाहर यूपी के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर निकाल देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती पर जिसे आपने अपमानित नहीं किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के 9 राज्यों के डीएम से कोरोना मरीजों को लेकर बात की। जी हां, उन्हें टिप्स भी दिए, उनसे जानकारी भी ली। जी हां, इसमें से बिहार राज्य भी शामिल रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में बिहार के भी कई डीएम शामिल हुए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएम से कहा है कि आपकी मेहनत और इनोवेशन देश के काम आनी चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने को लेकर उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली, बातचीत की। जहां उन्होंने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को देखते हुए 9 राज्यों के 16 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग करके बात की। जहां पीएमओ की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार इसमें बिहार के अलावा कर्नाटक, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक-टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उसका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब या फिर किसी भी नागरिक को कम से कम परेशानी हो। जी हां, कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जी हां, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर लड़ाई लड़ता है और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। दोस्तों, शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा के आधार पर नौकरी की मलाई खा रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निगरानी जांच के लिए शिक्षक नियोजन फोल्डर और मेधा सूची उपलब्ध कराने में अनाकाली करने वाले नियोजन इकाइयों पर जल्द ही प्राथमिकी गाज गिरने वाली है। जी हां, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के निर्देश अनुसार सभी बीओ से पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजन इकाइयों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए फोल्डर तलब किया था, लेकिन बार बार आदेश के बाद भी नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित शिक्षकों का फोल्डर नहीं जमा किया गया। इस आदेश की अवहेलना के बाद निदेशक ने शिक्षकों के फोल्डर की जांच के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके लिए वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के कारण विपक्ष लगातार योगी सरकार पर सही रणनीति न बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा के एक विधायक भी कोरोना और प्रदेश की विकास को लेकर बयानबाजी करके सरकार की फजीहत करवा रहे हैं। जी और ये भाजपा का ही विधायक है। इस बीच यूपी के सीतापुर के सदर सीट से भाजपा के विधायक राकेश राठौर अपने बयान के कारण चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विधायक अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए सुनाई दे रहे हैं। भाजपा विधायक राकेश राठौर वीडियो में कह रहे हैं कि आखिर विधायकों की हैसियत ही क्या है। हम ज्यादा बोलेंगे तो फिर देशद्रोह हो जाएंगे। देशद्रोह हम पर भी तो लग सकता है। इसके अलावा विधायक ने कहा है कि प्रशासन सरकार से अलग होता है क्या? सरकार और प्रशासन एक ही पहलू है, फिर चाहे प्रशासन की माने या फिर सरकार की। वही उन्होंने कोरोना के वर्तमान हालात पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि हम तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही तंज कसते हुए कहा है कि जो सरकार कह रही है वही ठीक मानो। दोस्तों, बिहार की डबल इंजन सरकार रह रहकर धुआं फेंकने लगती है। कभी नरम नरम तो कभी गरम गरम वाला रिश्ता है। यह नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही बीजेपी जेडीयू सरकार में भले ही बाहर से सब कुछ दिख रहा हो, यानी कि सही दिख रहा हो, लेकिन गर्मी के मौसम का असर नजर भी आ जाता है। जी हां, बिहार में कोरोना ने सरकार की सारी तैयारियां, व्यवस्था और दावों को झूठा साबित कर दिया। लगातार अस्पतालों की खस्ताहाली की तस्वीर से लेकर एम्बुलेंस की जगह ठेले से मरीज और 100 ले जाने की बात सामने आ रही है। इन सब को लेकर सीएम नीतीश कुमार निशाने पर है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के ही पास है। अब सवाल उठता है कि क्या इन बद इंतजामी के बीच एनडीए गठबंधन में सब ठीक है?
जी हाँ, दरअसल बीजेपी जेडीयू ने भले ही एक साथ मिलकर 2020 विधानसभा चुनाव लड़ा हो, लेकिन दोनों पार्टियों में अंदरूनी लड़ाई अभी थमी नहीं है। चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी का जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना हो या फिर कैबिनेट विस्तार के लिए महीनों तक रस्साकसी हो। जी हाँ, जदयू के एक सीनियर लीडर ने नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया को कहा है कि नीतीश जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिहार की हालात बाकी जगहों से बेहतर है। हालांकि जब हमने उनसे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि नीतीश जी तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि किसके पास कौन सा मंत्रालय है और कब से है। दरअसल जदयू के सीनियर लीडर इशारों में कह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय तो पिछले कई सालों से बीजेपी के ही पास है और मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन किसी भी कमी के लिए उनसे सवाल नहीं होता है। जी उन्होंने कहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब गठबंधन है तो फिर क्या कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमले भी तेज होते जा रहे हैं। यह देश के पूर्व वित्त मंत्री और फिर टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। यह वही पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि अब इस देश में किसी की भी जान की कीमत नहीं रह गई है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने एनडीटीवी पर एक लेख में लिखा है कि अब जबकि वैक्सीन अभियान हो गया है और भारत में लोग निर्यात की आलोचना कर रहे हैं, यह सरकार और भाजपा के प्रवक्ता यह दावा कर रहे हैं कि निर्यात का बड़ा हिस्सा लाइसेंसिंग समझौते के तहत किया गया था। उन्होंने लिखा है कि यह भाजपा रणनीति रही है कि जीत का श्रेय वो लेते हैं लेकिन हार के समय में पीछे हट जाते हैं। जी प्रधानमंत्री जिस 56 इंच की बात करते थे वे बेनकाब हो गया है। जी इधर पत्रकार रवीश कुमार ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। जी उन्होंने कहा है कि इस देश में किसी की जान की कीमत नहीं रही। जी रवीश कुमार ने कहा है कि राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक लिखित जवाब दिया है जिसमें बताया गया है कि दूसरे देशों में कोरोना का चैन तोड़ने के लिए टीका बाहर भेजा गया है ताकि वहां के लोग जब भारत आए तो फिर यहां संक्रमण ना फैले। मतलब 1 करोड़ टीका लेकर मोदी सरकार दूसरे देश में कोरोना चैन तोड़ने की फिक्र कर रही थी। जी हंसी आ रही है। वैसे भी जब पोल खुली तो फिर सरकार इस बात को प्रमुखता से कहने लगी कि सारा टीका निर्यात नहीं था। आपको बता दूं कि देश में हर दिन कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां कई दिनों बाद रविवार को 3 लाख से कुछ कम केस देश में सामने आए थे। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।